हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम 15, 16 और 17 ग्रुप एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब जो लास्ट ग्रुप है हमारा पीरियोडिक टेबल का, दैट इज़ 18th ग्रुप। और जो पी ब्लॉक में 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम जानते हैं कि 18th ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं। 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस एंड दे आर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेंडोन। ठीक है। और हम सब जानते हैं कि इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो है क्या, गैसियस। गैसियस स्टेट में मिलती है। ऑल ऑफ दीज आर गैसेस। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, इनके बारे में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि दे आर वेरी मच अनरिएक्टिव। दीज गैसेस आर वेरी अनरिएक्टिव अनरिएक्टिव, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज नोबल गैसेस। ठीक है। इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर वेरी अनरिएक्टिव। और उनका उसका कोज क्या है, इनके अनरिएक्टिव होने का रीज़न क्या है, वो है द रीज़न लाइज इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18th ग्रुप एलिमेंट्स की जो है मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इनकी। इनके लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड इन ऑल दीज एलिमेंट्स। इन सभी एलिमेंट्स की वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। जैसा कि हम देख सकते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं हीलियम की लिखूँ तो दैट इज़ 1s2, नियोन 2s2, 2p6, argon 3s2, 3p6. I am writing only outermost electronic configuration. Krypton 4s2, 4p6. इसी तरह से ही जीनोन की 5s2, 5p6 एंड रेंडोन की 6s2, 6p6। तो हम देख रहे हैं कि देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, completely filled valence shell. They all has their valence shell completely filled. ठीक है। और ये क्या है, ये जो अरेंजमेंट है इट इज़ मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट। और यूनिवर्स में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होने के बाद अनस्टेबिलिटी की स्टेट में जाना चाहेगी। दैट्स वाई ये जो गैसेस हैं नोबल गैसेस, ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। अब कुछ ही कंपाउंड्स इनके अब बनाए गए हैं जो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में बनाए गए हैं, लेकिन 1962 से पहले तक इनका कोई भी कंपाउंड अवेलेबल नहीं था। साइंटिस्ट जो हैं वो लगे रहे इनके कंपाउंड्स बनाने में, लेकिन वो उनको कोई भी सक्सेस नहीं मिली। ठीक है। 1962 के बाद इसका फर्स्ट कंपाउंड जो है वो जीनोन का डिस्कवर हुआ था, जीनोन का बनाया था नील बार्टलेट ने। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अनरिएक्टिव क्यों हैं और इनको नोबल गैसेस क्यों कहा जाता है, तो उसका रीज़न यही है कि इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, या हम कहें कि इनकी वैलेंस शेल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड। वैलेंस शेल ऑफ दीज गैसेस इज़ कम्प्लीटली फिल्ड एंड सो दे आर इन मोस्ट स्टेबल स्टेट। दैट्स वाई दे आर वेरी मच अनरिएक्टिव। ठीक है। ये है इनके वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। उसका आंसर आपको आप इस तरह से लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखानी है, मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बताई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी। आपको जस्ट 2 लाइन्स लिखनी है। देयर वैलेंस शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड सो दे आर इन मोस्ट स्टेबल स्टेट। दैट्स वाई दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो गैसेस हैं हमें नेचर में कैसे मिलती हैं, यानी कि हम इनकी अकरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इन गैसेस की हम अकरेंस देखते हैं कि ये कहाँ पर मिलती हैं। इन गैसेस की अकरेंस हम देखेंगे तो हम फर्स्ट वाले से ही मैं आपकी बात करूँगी। जो हीलियम है, हीलियम और नियोन, ये दोनों गैसेस कुछ रेडियो एक्टिव ओरिजिन के मिनरल्स हैं। रेडियो एक्टिव ओरिजिन के मिनरल्स हैं जैसे कि पिच ब्लेंड, ठीक है, क्लेवाइट है। इनमें ये मिलते हैं हीलियम और नियोन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्गन की।
आर्गन जो है एटमॉस्फेयर में मिलता है सबसे ज़्यादा। जो नोबल गैसेस सभी मिलती हैं एटमॉस्फेयर में, ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडोन। रेडोन को छोड़कर ऑल अदर, रेडोन को छोड़कर ऑल नोबल गैसेस आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, और उनमें जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, आर्गन। एटमॉस्फेयर में इन सब में से जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, आर्गन का। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा वो है क्रिप्टोन। क्रिप्टोन का काफ़ी कम अमाउंट मिलता है। ठीक है, ये ज़्यादा नहीं मिलता है, ये भी वही एटमॉस्फेयर में ही मिलता है कम अमाउंट में। इसका अमाउंट जो है एटमॉस्फेयर में मोर है या हाईएस्ट है अमंग नेचुरल गैसेस, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में इसका कंटेंट एटमॉस्फेयर में हाईएस्ट है एटमॉस्फेयर का अमंग नोबल गैसेस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका भी एटमॉस्फेयर में मिलता है इन स्मॉल अमाउंट, क्रिप्टोन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ जीनोन की और रेडोन की, ये दोनों काफ़ी रेयर हैं, बहुत रेयर हैं, बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, और रेडोन जो है वो तो वैसे भी रेडियो एक्टिव है, इसलिए वो काफ़ी कम मिलेगा और भी कम मिलेगा। रेडोन को बनाया जाता है, रेडोन जो है जब रेडियम का डिके होता है, रेडियम 88 226, इसका जब डिके होता है तो एक तो हीलियम पार्टिकल इसमें से निकलता है और साथ में निकलता है रेडोन। ठीक है, तो रेडोन इज ऑब्टेन्ड एज ए डिके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम। ठीक है, ये है इनकी अकरेंस कि ये नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं। हीलियम एंड नियोन आर फाउंड इन रेडियो एक्टिव ओरिजन मिनरल्स, पिच ब्लेंड एंड क्लेवाइट, ऐसे मोनाजाइट भी है। आर्गन, सभी नोबल गैसेस एटमॉस्फेयर में मिलती हैं जिनमें आर्गन का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। क्रिप्टोन भी एटमॉस्फेयर में मिलती है स्मॉल अमाउंट में। जीनोन और रेडोन दोनों रेयरेस्ट हैं, मतलब कि सभी नोबल गैसेस में सबसे कम अमाउंट जो है वो जीनोन और रेडोन का मिलता है। और रेडोन एज ए डीके प्रोडक्ट भी हमें मिलता है रेडियम से। ओके, इसके बाद जो हमारा इसमें नेक्स्ट है वो है इनकी प्रॉपर्टीज़, नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ 18th ग्रुप एलिमेंट्स। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने आपको अभी जस्ट बताई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी। दे वैलेंस शेल इज एग्जैक्टली इज completely filled। वैलेंस शेल ऑफ ऑल नोबल गैसेस इज completely filled, जिसमें कि जो हीलियम है क्योंकि उसके पास सिर्फ वन शेल अवेलेबल है, हीलियम हैज़ ओनली वन शेल, इसलिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी अलग है 1s2। बाकी जितने भी हैं नियोन से लेकर, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन, इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं NS2 Np6। ठीक है, वेयर N इज द वैलेंस शेल। ओके, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वन बाय वन एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, एज वी मूव डाउन in the group, in 18th group, shells go on adding one by one। ठीक है, ये हम सबको पता ही है, किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो शेल्स जो हैं वन बाय वन ऐड होती चली जाती हैं। सो साइज
go on increasing. ओके, तो सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ भी जस्टिफिकेशन ऐसी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की. एटॉमिक साइज गो ऑन इंक्रीजिंग एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप. देन इज थर्ड पॉइंट आयनाइजेशन एंथैल्पी. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है आप जानते हैं. इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम. अगर मैं बात करूं आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं. ये नोबल गैसेस जो हैं, एक तो ये मोनोएटॉमिक है, ये मैंने आपको बताया नहीं. जैसे कि हमारी ऑक्सीजन है, वो किस फॉर्म में मिलती है. ऑक्सीजन हमें मिलती है O2 फॉर्म में नेचर में. ठीक है, ओजोन नेचर में मिलती है O3 फॉर्म में भी मिलती है. मेनली जो ऑक्सीजन है ना, वो डायटोमिक है. ठीक है, ओजोन तो काफ़ी कम अमाउंट में मिलता है. तो मेनली हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है, जो उसकी स्टेट है नेचर में जिस फॉर्म में मिलती है वो है डायटोमिक. नाइट्रोजन भी डायटोमिक है. ठीक है, लेकिन जो नोबल गैसेस हैं वो सभी मोनोएटोमिक हैं, वो सिंगल एटम की फॉर्म में मिलती हैं, वो डायटोमिक या ट्राइएटोमिक फॉर्म में नहीं मिलती हैं. अब ये मोनोएटोमिक है, ठीक है, तो आइसोलेट तो है ही ऑटोमेटिकली. आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम कहते हैं कि जो एटम है, जो एलिमेंट है, वो आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए. तो ये आइसोलेटेड तो है ही, क्योंकि सिंगल सिंगल एटम्स हैं, तो आइसोलेट अपने आप से हो गया. और ये गैसियस भी हैं. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, लेकिन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इसमें कोई भी नहीं है. वाई? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, और इसलिए द एटम इज इन मोस्ट स्टेबल स्टेट. ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसके एटम्स मोस्ट स्टेबल कंडीशन में है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते. सो दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, वेरी हाई अमाउंट ऑफ या हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जैसे बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ है, साइज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है. ठीक है, ये न्यूक्लियस है. जैसे जैसे आप दूर जाओगे न्यूक्लियस से, साइज़ बढ़ता जा रहा है, आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, तो इसके ऊपर जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है. और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, आपने सब स्टडी किए हुए हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को जो गवर्न करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है. दैट्स वाई एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी गो ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, इसका रीज़न आप इजीली लिख सकते हैं. एज वी मूव डाउन इन द ग्रुप atomic size go on increasing, that's why it become easier to remove the outermost electron and so ionization enthalpy decreases. ठीक है, ईजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, लेकिन तब भी नोबल गैसेस के लिए वो काफ़ी मुश्किल है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना. ठीक है, बहुत हाई अमाउंट में आयनाइजेशन एंथैल्पी, चाहे ये डिक्रीज हो रही है बट तब भी इसका अमाउंट ज़्यादा ही रहेगा. थाउजेंड्स में इसका अमाउंट होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी का. जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है इनकी, थाउजेंड्स में उसका अमाउंट होता है. जो लास्ट है रेडोन, रेडोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी भी 1000 से ऊपर ही है. ठीक है, और जो हीलियम है, हीलियम तो बहुत छोटा है एलिमेंट, उसके पास तो सिंगल ही शेल है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी तो अबाउट 2000 है. ठीक है, इसके बाद ये हमने किया आयनाइजेशन एंथैल्पी. नेक्स्ट जो है हमारा वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ द एनर्जी रिलीज्ड, मोस्टली रिलीज होती है. ठीक है, मोस्टली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये रिलीज्ड होती है एनर्जी इसमें. ठीक है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज भी लिख सकते हैं हम, व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है ही, बट यहाँ पर फिर वही बात है कि जब ये मोस्ट स्टेबल कंडीशन में है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेकर ये डिस्टेबलाइज क्यों होगा? इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहते हैं.
ठीक है। नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एनर्जी रिलीज्ड होती है, और रिलीज्ड एनर्जी किस में होती है? आप जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं या एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होते हैं उनमें डेल्टा एच होता है नेगेटिव। एनर्जी जो रिलीज होती है उसको नेगेटिव में, नेगेटिव साइन होता है उसका, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हमें नोबल गैसेस को इलेक्ट्रॉन देना है, उसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, वो भी हाई अमाउंट में। कम एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, वो भी हाई अमाउंट में हमें एनर्जी यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ठीक है। मतलब उतनी हाई नहीं है जितनी की आयनाइजेशन एंथैल्पी है, बट फिर भी हाई है। नेगेटिव ना होकर आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर नोबल गैसेस इज पॉजिटिव, ठीक है। और इसके लिए ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है नोबल गैसेस के लिए दैट इज हाई पॉजिटिव वैल्यूज। यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी यहाँ हमें लगानी पड़ेगी, बिकॉज बाय एडिंग वन इलेक्ट्रॉन वी आर गोइंग टू डीस्टेबलाइज द नोबल गैसेस फ्रॉम देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट, ठीक है। और इसमें जो नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सभी हो गई जो प्रॉपर्टीज़ हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली, नेक्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव नो कलर, यानी कि नो स्मेल, दे आर ओडरलेस, कलरलेस एज वेल एज टेस्टलेस, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही हम लिख सकते हैं दे आर मोनोएटोमिक, मोनोएटोमिक गैसेस। एंड नेक्स्ट इज दे आर लेस सोल्यूबल या लिटल सोल्यूबल, लेस की बजाय हम लिखेंगे दे आर लिटल सोल्यूबल, लिटल या प्रॉपर वर्ड जो है दैट इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। और इसके बाद जो मेन है इनके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में दैट इज देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज गैसेस आर वेरी लो, ठीक है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो काफ़ी लो है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक तो ये मोनोएटोमिक है, ठीक है, सिंगल सिंगल एटम है, और दूसरी चीज़ कि ये गैसियस फॉर्म में है। जब ये गैसियस फॉर्म में है और सिंगल सिंगल फॉर्म में, तो इनके बीच में जैसे मान लो ये मैंने एटम्स बना दिए गैसेस के, नोबल गैसेस के मैंने कुछ एटम्स बना दिए, इनके बीच में जो अट्रैक्शंस होंगी या इंट्रैक्शंस होंगी वो इंट्रैक्शंस काफ़ी वीक इंट्रैक्शंस हैं, दे आर डिस्पर्शन फोर्सेस ओनली। जैसे कि सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं या कुछ गैसेस भी होती हैं, उसमें उनमें कई तरह के फोर्सेस होते हैं जो उनको आपस में बांध कर रखते हैं, ठीक है। जैसे कि वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं, या फिर उनके अलावा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण कि इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस हो या फिर इनमें वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस हो। इनमें जो इंटर एटोमिक इंट्रैक्शंस हैं, जो इंट्रैक्शंस हैं इनके अंदर इंटर एटोमिक इंट्रैक्शंस, दे आर ओनली वीक डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। तो मैं इसको आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरह से इसे लिखना है। रीज़न बिहाइंड दिस इज ओनली इंटर, आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हो, ओनली इंटर एटोमिक इंट्रैक्शंस existing in noble gases are weak dispersion forces, ठीक है। जो इंटर एटोमिक इंट्रैक्शंस हैं इनके अंदर वो वीक डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, सो दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका सिंपल यही रीज़न है। अब इसमें जो हीलियम है, हीलियम का तो बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट होता है
4.2 केल्विन। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट इज़ 4.2 डिग्री केल्विन। बहुत ही लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, काफ़ी नीचे जाकर ये इसको लिक्विफाई किया जा सकता है, बहुत इतने लो टेम्परेचर पर जाकर इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं 18th ग्रुप एलिमेंट्स में से, इनके अंदर सिर्फ रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं आपके, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग क्वेश्चन इस टाइप के कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो क्यों होते हैं, वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस, ठीक है, या वाई दे हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, वाई देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर पॉजिटिव, वो भी हाई पॉजिटिव, ठीक है। तो ये है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ 18th ग्रुप एलिमेंट्स। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ किन सब्सटेंसेस की होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन सब्सटेंसेस की होती हैं जो रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। लेकिन हमने कहा कि ये तो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। दीज आर वेरी नोबल गैसेस आर मच अनरिएक्टिव, ठीक है। और उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया है। रीज़न मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली फिल्ड अनरिएक्टिव क्यों है ये, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंशियल, ठीक है। और जो नेक्स्ट रीज़न है हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये इनके रीजंस हैं फॉर बीइंग अनरिएक्टिव, ठीक है। वाई दे आर अनरिएक्टिव, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंशियल एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी साइंटिस्ट जो है स्टार्टिंग में तो काफ़ी टाइम तक साइंटिस्ट इनके कंपाउंड्स बनाने के लिए ट्राई करते रहे, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बट लास्ट में जाकर 1962 में नील बार्टलेट, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे उस टाइम पर काम करते थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने पहले नोबल गैसेस का उन्हें कुछ रिएक्शन उसमें नज़र आई, नोबल गैसेस कुछ रिएक्टिव लगे। उन्होंने पहले क्या किया कि एक ऑक्सीजन का जो है कंपाउंड बनाया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ एक कंपाउंड बनाया O2 PtF6। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें जो कंपाउंड है ना वो मोलिकुलर ऑक्सीजन का है। इसके साथ प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ जो कंपाउंड बना ये मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ बना। मींस कि यहाँ पर O2 जो है मोलिक्यूल की फॉर्म में है, इसको एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना था और किसको देना था, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन देना है तो क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो नील बार्टलेट ने देखा कि ये जो कंपाउंड है ये एक रेड कलर का कंपाउंड है, उन्होंने ये बनाया और उन्होंने इसमें नोटिस किया कि जो मोलिकुलर ऑक्सीजन यानी कि O2 की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी हाई थी, 1175 किलोजूल पर मोल। और जब इसको कंपेयर किया जीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से, तो जीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी, 1170 किलोजूल पर मोल। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि जब मोलिकुलर ऑक्सीजन का कंपाउंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ बन सकता है तो वाई नॉट जीनोन कैन फॉर्म सच ए कंपाउंड। फिर उन्होंने जीनोन को रिएक्ट करवाया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ और तब उन्हें ये कंपाउंड मिला जीनोन का विद प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, सेम टाइप का कंपाउंड जो कि मोलिकुलर ऑक्सीजन ने इसके साथ बनाया था, ठीक है। और जब एक बार ये कंपाउंड बन गया उसके बाद तो साइंटिस्ट को ये होगा कि इसका मतलब इनके कंपाउंड्स भी बन सकते हैं, थोड़ी मेहनत और ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत तो साइंटिस्ट जो है पहले से ही करते आ रहे थे, बट अब उनको एक आइडिया मिल गया कि यस दिस कैन हैपन, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने और कंपाउंड्स बनाए, जीनोन के काफ़ी कंपाउंड्स बनाए गए, ठीक है। और किसके साथ बनाया, जीनोन ज़्यादातर जो कंपाउंड्स है वो बनाता है, क्योंकि ये जो पावर है ना ऐसे सब्सटेंसेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो पावर सिर्फ
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के पास हो सकती है, और जो है फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन तो काफ़ी ज़्यादा, फ्लोरीन जो है, जो नहीं भी देना चाहता ना, उसमें से भी खींच कर निकाल लेता है। ठीक है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जिनोन के काफ़ी कंपाउंड्स बनाए गए। इसके अलावा क्रिप्टोन के कंपाउंड्स बने, लेकिन क्रिप्टोन के काफ़ी कम है। क्रिप्टोन का फ्लोरीन के साथ जो है एक ही कंपाउंड जो है सही से स्टडी किया गया है, ये क्रिप्टोन डाइफ्लोराइड। ठीक है, इसकी डिटेल अभी तक स्टडी की गई है। और रेडोन जो है, रेडोन के कंपाउंड्स भी मिलते हैं, लेकिन वो क्योंकि रेडोन खुद ही एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसके कंपाउंड्स भी बहुत जल्दी से अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, और सिर्फ रेडियो ट्रेसर टेक्निक से इनको आइडेंटिफाई किया गया है। और बाकी जो तीन हमारे हैं, हीलियम, आर्गन एंड नियोन, इन तीनों के अभी तक कोई भी कंपाउंड नहीं मिला है। इनकी रिएक्टिविटी अभी तक बिल्कुल भी प्रूव नहीं हुई है, ये अनरिएक्टिव ही हैं अभी भी। ठीक है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके बाद हम करेंगे इनके यूजेस ऑफ दिस कंपाउंड्स, कंपाउंड्स नहीं, 18th ग्रुप एलिमेंट्स। इनके यूजेस आपने सुना होगा कि आर्गन जो है लैम्प्स में भरी हुई होती है, लैम्प्स में फिल्ड होती है। नियोन के सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स मतलब जो जो शॉप्स वगैरह पे या फिर बड़े बड़े वो लगे हुए होते हैं, बैनर नहीं कहेंगे हम, जो लाइट से चमकते हैं, मतलब रात को वो चमकते रहते हैं, एक अलग सा ग्लो दिखाई देता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर नियोन फिल्ड रहता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इनका देखते हैं। तो सबसे पहले तो है हीलियम का हम यूज़ देखते हैं। हीलियम एक बहुत ही लाइट गैस है और इनफ्लेमेबल है। ये इनफ्लेमेबल मतलब कि ये आग नहीं पकड़ती है। ठीक है, हीलियम इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल गैस। ये आग, इन्फ्लेमेबल मीन्स जो आग पकड़ लेते हैं, और नॉन इन्फ्लेमेबल जो आग नहीं पकड़ते हैं। और साथ ही साथ ये क्या है, ये बहुत हल्की गैस है। हीलियम, हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, जो कि एक हल्की गैस है। तो इसी रीज़न से इसका यूज़ किया जाता है बैलून्स फिल करने के लिए। और ये बैलून्स किस काम आते हैं, बैलून्स काम आते हैं मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। मतलब कि अगर हाइट वगैरह पता करनी है ना, कि मतलब कितनी हाइट है किसी भी स्पेस में भी नहीं, सॉरी, अगर हाइट्स की जो कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए बैलून्स में हीलियम गैस फिल की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ की जाती है, जहाँ पर कि क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा कि जो हीलियम है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। ठीक है, और जो लिक्विड हीलियम है, जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है तो वो बहुत ही लो टेम्परेचर पर जाकर लिक्विफाई होती है, 4.2 केल्विन पर। इसलिए इसको जहाँ पर भी गैस की ज़रूरत है, ठीक है, और कूलिंग की ज़रूरत है, दो चीज़ें, एक तो कूलिंग चाहिए, और दूसरी जो है वहाँ पर लिक्विड नहीं होना चाहिए, गैस होनी चाहिए। क्योंकि लिक्विड जो है वो मॉइस्ट कर देती है, किसी चीज़ को मॉइस्ट कर देता है, तो वहाँ पर वेटनेस बिल्कुल नहीं चाहिए, ड्राई अगर एटमॉस्फेयर चाहिए, और साथ ही साथ कूलिंग भी करनी है, तो वहाँ पर हीलियम का यूज़ किया जाता है। आपको पता होने चाहिए सिर्फ इनके यूजेस। ठीक है, और इसके अलावा जो है हीलियम इज़ ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। ठीक है, आपने एमआरआई के बारे में ज़रूर सुना होगा, जो क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई होता है ना, स्कैन टाइप होता है ये। उसके अंदर भी जो मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, वो हीलियम से बनाए जाते हैं, हीलियम की हेल्प से बनाए जाते हैं। क्योंकि नाम ही है इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, तो मैग्नेट्स तो यूज़ होंगे, और जो मैग्नेट्स यूज़ होते हैं दे आर हाईली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स used for MRI are produced as well as sustained, मतलब वो काम करते रहें, एंड सस्टेन्ड यूजिंग हीलियम।
ये जो मेन इनकी यूजेस हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये इसके इम्पोर्टेंट यूज़ हैं हीलियम के, आप ये कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं नियॉन। नियॉन जो है ये डिस्चार्ज ट्यूब्स में यूज़ क्यों होता है? एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं ना, जिनमें जो चमकते हैं, दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले के लिए जो यूज़ होते हैं डिस्चार्ज ट्यूब्स, उसके अंदर नियॉन को का यूज़ किया जाता है। और बोटेनिकल गार्डन्स में नियॉन बल्ब का यूज़ किया जाता है। इसका क्या यूज़ है? नियॉन बल्ब इन बोटेनिकल गार्डन, क्यों? बोटेनिकल गार्डन्स में भी और ग्रीन हाउस में भी, ग्रीन हाउसेस में और बोटेनिकल गार्डन्स में नियॉन बल्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पाया गया है कि जो नियॉन है ना वो क्लोरोफिल बनाने में हेल्पफुल है, इसलिए पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। अगर नियॉन बल्ब वहाँ पर लगा दिए जाएं तो पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं, इसलिए बोटेनिकल गार्डन्स में और ग्रीन हाउसेज में नियॉन बल्ब का यूज़ किया जाता है। और दूसरा इसका यूज़ हो गया, एक तो ये यूज़ है, और इसके अलावा एक और जो मैंने आपको बताया यूज़, इट इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब्स। discharge tubes used for advertising। डिस्चार्ज ट्यूब्स यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले। ठीक है, इसके बाद आर्गन है। आर्गन जो है काफ़ी इनर्ट, क्योंकि सभी इनर्ट गैसेस हैं, सभी ही अनरिएक्टिव गैसेस हैं जो रिएक्ट नहीं करती हैं, नोबल गैसेस हैं। ठीक है, आर्गन जो है वो काफ़ी जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होती हैं, जहाँ पर वहाँ पर हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो वहाँ आर्गन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ये फिल की जाती है, ये आपने सुना ही हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिल की जाती है ये। और दूसरा, हाई टेम्परेचर जहाँ रिक्वायर्ड है मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस में, वहाँ पर इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए आर्गन का यूज़ किया जाता है। आप इसको साथ साथ नोट कर लो। आर्गन इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फिलिंग इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इनर्ट एटमॉस्फेयर देने के लिए यूज़ होता है इसका। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स में फिल की जाती है, और इसके अलावा इनर्ट एटमॉस्फेयर जहाँ चाहिए, मतलब कि क्योंकि क्या होता है कि जो गैसेस हैं काफ़ी हाई टेम्परेचर है, जहाँ पर अगर आप वहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हो, फ्लोरीन यूज़ कर रहे हो, नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हो, लेकिन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में नॉर्मली जो जहाँ पर भी मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है, मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस, जो भी कई सारे प्रोसेसेस होते हैं मेटल की एक्सट्रैक्शन में, वहाँ पर हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है मोस्टली, हाई टेम्परेचर। ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस में, तो उस हाई टेम्परेचर पर कोई दूसरी गैस अगर लेते हैं तो वो क्या करेगी, वो उसमें इंटरफेयर करेगी। मेटल की जो प्रोसेसेस चल रहे होंगे ना एक्सट्रैक्शन के, उनके साथ वो इंटरफेयर करेंगी दूसरी गैसेस। लेकिन आर्गन क्या है? आर्गन एक नोबल गैस है, इसलिए इनर्ट एटमॉस्फेयर वहाँ दिया जाता है आर्गन का यूज़ करके। ठीक है, ये आर्गन का यूज़ है। इसके अलावा ये जो है ऐसे लेबोरेटरी में, जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एयर सेंसिटिव हैं, यानी कि ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जो रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। उन सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो हैं वो एयर से दूर रखने के लिए आर्गन का एटमॉस्फेयर उनको दिया जाता है। ठीक है, जो जीनोन है या क्रिप्टोन है, ये इनके यूज़ जो है वो बहुत कम है। मेनली जो यूज़ हैं वो हैं हीलियम, आर्गन और नियॉन के। ठीक है, ये आप इनको जस्ट एक बार इनको पढ़ लेना, समझ लेना। ये है 18th ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में, इतना ही है। अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया, नहीं क्लियर हुआ है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, इसको अच्छे से कर लेना और नोट डाउन भी कर लेना।